हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता। और ये पार्ट 2 है और इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस समय कौन कौन भारत का नागरिक है। तो ऐसे में भारत का नागरिक वो व्यक्ति था जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या जिसके माता या पिता किन्हीं का भी जन्म भारत में हुआ हो, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स, या फिर वो व्यक्ति 5 साल से भारत में रह रहा हो कम से कम, इमीडिएटली प्रिसीडिंग दिस कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, क्योंकि भारत में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस हैं कि राइट्स केवल और केवल सिटीजन्स को दिए जाएं। तो ऐसे में ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी था कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 6 ये है कि बहुत सारे लोग, चूँकि भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो 47 में बीच में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ, तो ऐसे में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए। ठीक, तो ये आर्टिकल नंबर 6 उन सबको अधिकार प्रदान करता है जो कि पाकिस्तान से भारत आए ड्यू टू पार्टीशन, विभाजन के कारण। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 7। देखिए, आर्टिकल नंबर 7 ये है कि मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और जुलाई 1948 के बाद वापस आ गए, तो ऐसे में वो उन व्यक्ति के लिए अधिकारों का संरक्षण किया गया आर्टिकल नंबर 7 के तहत। ठीक है, अब है आर्टिकल नंबर 8। देखिए, आर्टिकल नंबर 8 3 बातें कहता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, ओवरसीज इंडियन कौन है, और एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन है। तो इस पर हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है कि आखिर ये है क्या। मेनली प्रवासी भारतीय हैं ये सब। तो ऐसे में देखिए, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 से पहले जिनके एंसेस्टर्स भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश, मतलब यूनाइटेड इंडिया अगर उस समय कह लीजिए, तो उससे पहले भारत छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बस गए थे, कहीं और के नागरिक हो गए थे। तो ऐसे व्यक्ति के जो वंशज होंगे, उनके जो एंसेस्ट्रल होगा, ये पूरा का पूरा जो डिसेंट होगा उनका, वो हो जाएगा क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओवरसीज इंडियन वो है जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक तो था, इंडियन सिटीजन था, बट आफ्टर 26 जनवरी 1950 वो किसी और देश का नागरिक हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ओवरसीज इंडियन। और जो व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन 6 महीने या उससे अधिक भारत से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, उसको हम कह देंगे क्या, उस एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो ये हो गई बात। आर्टिकल नंबर 8 में इनके लिए प्रावधान, इनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस भी हर 2 साल में मनाया जाता है 9 जनवरी को जनरली, लेकिन इसमें चेंजेस भी लास्ट टाइम 2019 में 21 से 23 जनवरी कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कुंभ मेला का जो आयोजन किया गया था। तो वाराणसी में हुआ था लास्ट टाइम आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप स्वतः लेता है तो भारत का सिटीजनशिप उसका खत्म हो जाएगा उसी टाइम पर। मतलब ऐसा डुअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए है, मैं डिस्कस करूँगा कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली नहीं है डुअल सिटीजनशिप, लेकिन जनरली नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। ऐसे में किसी दूसरे कंट्री का आप सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप आपका खत्म हो जाता है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि अगर कोई भी कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट फॉर्म्स एनी लॉ, तो वो लॉ उसके सिटीजन के ऊपर लागू होता है। इट विल बी अप्लाइड ऑन इट्स सिटीजन, राइट। तो यही चीज़ आर्टिकल नंबर 10 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि अगर आपको नागरिकता से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो संसद बना सकती है, पार्लियामेंट कैन फॉर्म लॉ ऑन सिटीजनशिप। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप वाला सब्जेक्ट है, विषय है, इसको रखा गया है संघ सूची में। संघ सूची यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में लॉ कौन फॉर्म कर सकता, तो पार्लियामेंट। तो इसीलिए पार्लियामेंट कैन ओनली फॉर्म लॉ ऑन सिटीजनशिप। तो आर्टिकल नंबर 11 आपका यही है। अब चूंकि पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया,
1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाया, नागरिकता कानून 1955, 1955। तो ऐसे में 5 तरीके से टोटल भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हालांकि 4 है वे ऑफ एक्वायरिंग, और 5वां है कि जैसे कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि 1975 से पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो वहाँ के जो भी लोग हैं वो भारत के नागरिक हो गए। तो इस तरह से ये 5वां तरीका आप कह सकते हैं कि 5 टोटल तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ को देखिए, इसमें डेट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ब्यूटी काफ़ी बढ़ जाती है अगर आप डेट्स वगैरह लिखते हैं तो ऐसे में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक के बीच में किसी भी व्यक्ति का कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया उस समय, तो वो स्वतः भारत का नागरिक हो गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके मदर या फादर कहाँ के नागरिक हैं, दैट डजेंट मैटर। इसके बाद है 1987 से 2004 तक कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो उसको दे दिया गया इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। और उसके बाद 2004 के बाद ये एक कंडीशन उसमें ऐड किया गया कि कोई तो है भारत का नागरिक, अगर कोई भी है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बच्चे को, अगर उसका जन्म भारत में होता है। लेकिन ये प्रावधान उसके साथ इंक्लूड किया गया कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट ना हो, राइट। तो ये आपका 3 प्रोविजन है जिसके तहत जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाती है। नेक्स्ट है बाय डिसेंट, वंश के द्वारा। वंश द्वारा कैसे दिया जाएगा? तो वंश द्वारा है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक अगर भारत से बाहर अगर किसी का बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म के समय अगर 26 जनवरी या उसके बाद उसका पिता भारत का नागरिक था तो उस बच्चे को दे दिया जाता था इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसके बाद इसको चेंज किया गया 10 दिसंबर 1992 के बाद से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर कोई भी माता या पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है और बच्चे का जन्म बाहर हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है, तो उसको भारत की नागरिकता बाय डिसेंट वंश द्वारा दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया कि अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी बच्चे का जन्म बाहर होता है और उसके कोई माता या पिता भारत के नागरिक भी हैं, तो उनको ये एक डिक्लेरेशन देना होगा, एक एफिडेविट देना होगा कि इस बच्चे के पास किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट या दूसरे कंट्री की नागरिकता इस बच्चे के पास नहीं है, राइट। तो ये 3 क्लॉज हो गए जिसके तहत जो है नागरिकता दी जाती है बाय डिसेंट वंश द्वारा, राइट। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन देखिए, प्राकृतिकरण क्या है कि 12 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब 6 महीने या उससे ज़्यादा साल में रह रहा है भारत में, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ इंडिया का। तो ऐसे में उस व्यक्ति को 12 साल के बाद भारत की नागरिकता दी जा सकती है, प्रोवाइडेड ये है कि इन 12 साल के दरमियान पिछले 12 महीने से वो भारत में रह रहा है जब वो अप्लाई कर रहा है, और साथ के साथ टोटल वो इन 12 साल में 11 साल भारत में रहा है, राइट। तो ऐसे में प्राकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन के आधार पर उसको नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। पंजीकरण के लिए क्लॉज क्या है कि 7 साल तक अगर वो भारत में रह रहा है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसे में रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर आपको अक्वायर करना है तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेचुरलाइजेशन और पंजीकरण में फिर क्या डिफरेंस है, कि नेचुरलाइजेशन जनरली किसी के लिए भी है, राइट। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल तक रह रहा है इंडिया में, वेदर दे आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉट, तो उनको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एक रजिस्ट्रेशन में है कि वो भारत का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए और 7 साल से भारत में रह रहा है, राइट। तो उसको दिया जा सकता है। इसके बाद है कि किसी माइनर चिल्ड्रन को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि वो माइनर चिल्ड्रन जो है क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और लास्ट है बाय एक्वायरिंग टेरिटरी इन इंडिया।
बाय एक्वायरिंग टेरिटरी इन इंडिया, जैसे मैंने बताया कि सिक्किम जैसे 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, या गोवा 1961 से पहले नहीं था, तो इन सबको जैसे ही भारत में मिलाया गया तो यहाँ के जो भी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो भारत के नागरिक बना दिए गए या बन गए। ठीक है। अब है कि जैसे 5 तरीके मैंने आपको बताया कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है या भारत की नागरिकता जा सकती है। मतलब क्या है? पहला क्या है? रेनंसिएशन, त्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वतः अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता त्याग देता है, रेनंसिएट कर देता है, तो ये एक तरीका है कि वो ऐसा कर सकता है। जनरली ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा हो। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये वही आर्टिकल 9 वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति बिना बताए भी इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन अथॉरिटी को बिना बताए भी किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अक्वायर करता है तो ऑटोमेटिकली उसका इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डेप्रीवेशन। इसको कहते हैं छीनना, कि गवर्नमेंट छीन भी सकती है। कब? कि जब आपने फ्रॉड करके भारत की नागरिकता प्राप्त करी है, या आपने भारत के संविधान का आपने उल्लंघन किया है, उसके किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, आपने कहा है कि नहीं मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, तो ऐसे में भी अगर आपने डिसलॉयल्टी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया है तो भी आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट है कि अगर आपने ड्यूरिंग वॉर दुश्मनों का साथ दिया है, राइट, अगर युद्ध के समय आपने दूसरे पक्ष का साथ दे दिया तो भी आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। नेक्स्ट है कि अगर वो किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद है, ठीक है, पंजीकरण या नेशनलाइजेशन के बाद अगर उसको भारत की नागरिकता मिली है और वो 2 साल से किसी दूसरे देश में कैद है तो उसको भी ऐसा टर्मिनेट किया जा सकता है, उसकी भी नागरिकता डिप्राइव किया जा सकता है, उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। तो 3 तरीका बताएं। और अगर कोई व्यक्ति 7 साल से भारत से बाहर रह रहा है तो उसको भी गवर्नमेंट डिप्राइव कर सकती है नागरिकता के रूप में, वो उसका भी इंडियन सिटीजनशिप छीन सकती है। अब देखिए, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पे जानना तो जरूरी है, लेकिन क्योंकि 2019 में बहुत कुछ हुआ सिटीजनशिप को लेकर तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है असम एकॉर्ड, ये भी कहीं ना कहीं नागरिकता से रिलेटेड है। असम एकॉर्ड जो है 1985 में डिज़ाइन किया गया। असम एकॉर्ड 1985 में डिज़ाइन किया गया किस किस के बीच? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच में 15 अगस्त 1985 को ये साइन हुआ। और कहा, इसमें क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश वाले क्षेत्र से असम में आया है उसको बांग्लादेश डिपोर्ट कर देना चाहिए। साथ के साथ अगर वो 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच में आया तो उसको 10 साल तक वोटिंग राइट्स उसका छीन लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो असम एकॉर्ड में आए, और असम एकॉर्ड के आधार पर यह भी डिसाइड किया गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट किया जाए। राष्ट्रीय सिटीजनशिप नागरिकता रजिस्टर जो असम वाला पोर्शन है उसको अपडेट किया जाए, और उसको अपडेट किया जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर यहाँ से डिपोर्ट करना है तो वहाँ पे इसको अपडेट करने की बात होगी, राइट। तो यही था असम एकॉर्ड कि अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 से पहले आया है तो उसकी 10 साल की नागरिकता छीन लीजिए, और 24 मार्च 1971 के बाद अगर आया है बांग्लादेश से तो उसको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दीजिए, वापस भेज दीजिए, ठीक है, और उसके बाद एनआरसी अपडेट कीजिए। तो वही काम 2019 में हुआ है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो असम एकॉर्ड था, ये असम एकॉर्ड एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। असम में जो अनरेस्ट था, असम में जो दंगा हुआ था, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन माना जाता था। लेकिन फिर से असम में इस बीच में सीएए के आने के बाद दंगे होने शुरू हो गए। तो इसका कारण क्या है? तो पहले मैं एनआरसी समझा देता हूं और फिर सीएए को डिस्कस करूंगा, तो उसमें फिर जो है प्रोविजंस अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए, तो
Through the accord, though the accord brought an end to the agitation, some of the key clauses are yet to be implemented. मतलब अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है पूरी तरह से। और जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है वो 1951 में बनाया गया था, जब उस समय जो इलेक्टोरल रोल था, जो मतदाता सूची थी, उसके आधार पर इसको डिजाइन किया गया था। और आज तक ये बस एक ही बार अब अपडेट हुआ है, वो भी असम के लिए, राइट। तो नेशनल रजिस्टर of citizen 1951 is a register prepared after the conduct of the census of 1951 in respect of each village, showing the horses or holdings in a serial order and indicating against each horse or holding the number and names of person staying therein, राइट। तो नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर ये क्या है, प्रत्येक गांव के संबंध में 1951 की जनगणना के आयोजन के बाद तैयार किया गया एक रजिस्टर है, राइट। अब इसको 1951 में पब्लिश किया गया था। और उसके बाद यही चीज़ है कि 24 मार्च 1971 वाला जो मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें असम के लिए एनआरसी वाला। तो नेक्स्ट है कि एक बार केवल इसको 2019 में अपडेट किया गया है, ओनली फॉर असम, केवल असम राज्य के लिए। अब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया है और 6 साल तक भारत में रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो इन कम्युनिटीज से हुआ। किन किन कम्युनिटीज से? 6 कम्युनिटीज की बात की गई, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और क्रिश्चियन। ये 6 कम्युनिटी से अगर कोई भी इन तीनों देशों से आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले और भारत में 6 साल से रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये असम एकॉर्ड का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो गया। असम एकॉर्ड कहता है कि 24 मार्च 1971 के बाद कोई आया तो उसको भेजो वापस, और ये कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर हिंदू आ गए उस क्षेत्र में या कोई और एक्सेप्ट मुस्लिम्स कोई और आ गया तो उसको हम नागरिकता दे देंगे। तो इसलिए असम में एक अलग तरह से एजिटेशन फिर से शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है कि नेचुरलाइजेशन में 12 साल और इसमें जो प्रोविज़न था वो 6 साल। नेचुरलाइजेशन में 12 साल, रजिस्ट्रेशन में 7 साल और सीए में 6 साल। तो ये भी एक एजिटेशन का कारण बना। तीसरा जो एजिटेशन का कारण बना सीए का वो था कि आप सबको दे रहे हैं, किस आधार पे कि वो उस कंट्री में माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी में उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रताड़ना हो रहा हो, प्रोसिक्यूशन उनका हो रहा हो, तो इस कारण से वो भारत आ गए हों तो उनको दिया जाएगा। तो उसमें क्लॉज ये लगाया गया कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन भी तो हो सकता है, क्योंकि आप रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे में, और हाँ, अगर माइनॉरिटी के आधार पर आपको देना था तो आप वहाँ पे जो अहमदिया कम्युनिटी है या जो शिया कम्युनिटी है आपको उनको भी देना चाहिए, जो मुस्लिम के अंतर्गत आती हैं। तो इसका ये जो मसला है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष सही है या कौन सा पक्ष गलत है, राइट। बट जो भी दोनों पक्ष का डिस्कशन है वो अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें ज़रूर लिखिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है तो आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी है। नेक्स्ट है कि द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय, राइट। जो शेड्यूल 6 के ट्राइबल एरियाज हैं उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। और साथ के साथ जो इनर लाइन ऑफ परमिट है, जो 1873 से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए डिसाइड किया गया था, बंगाल से इतर पूर्व, तो ऐसे में उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता है, राइट। तो ये इनर लाइन ऑफ परमिट बेसिकली है क्या? तो बेसिकली कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि भारत के अन्य किसी क्षेत्र से अगर आप उस राज्य में एंटर कर रहे हैं तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या आपको सुरक्षा के पर्पज, जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो वहाँ पे मिलिट्री है, वो पूरा आपका तहकीकात करेंगे, देन ओनली दे विल अलाउ टू इंटरव्यू इन द टेरिटरी, राइट। तो इनर लाइन ऑफ परमिट यही चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से आपका पूरा ये सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11, वो मैंने डिस्कस किया। साथ के साथ आपको ये भी बताया कि किस तरह से भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं या किसी तरह से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। साथ के साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जैसे एनआरसी, आसाम एकॉर्ड, सीएए,
वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच।